मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म एडजेक्टिव और प्लस उसकी सब टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके ही आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस हमारे कॉलेज के प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर आप जनरल एस्पायरेंट हैं, जनरल लर्नर हैं ग्रामर के, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेल गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, जो हमारी टर्म है आज की वो है एज डैश डैश एस सो डैश डैश एस। इसका मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जब हम लोग एज बीच में कोई वर्ड, इनफैक्ट एडजेक्टिव, और उसके बाद एस का प्रयोग करते हैं तो तुलनात्मक वाक्यों में सिमिलरिटी या लाइकलीनेस व्यक्त करने हेतु किया जाता है। और सो एडजेक्टिव एस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में अनलाइकनेस, डिसिमिलरिटी या नेगेटिव वाक्यों करने हेतु किया जाता है। सिंपल है, जब हम लोग एस एडजेक्टिव एस का यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग सिमिलर यानी एक जैसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सो एडजेक्टिव एस का प्रयोग करेंगे तो उसमें अनलाइकनेस, डिसिमिलरिटी और नेगेटिव वाक्यों को व्यक्त करने हेतु प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल पहला है हमारा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज। तो यहाँ पर जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ठीक है, तो वह उतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसकी बहन है ना। तो हम लोग तुलना कर रहे हैं किसकी, सिस्टर की, उसकी सिस्टर की और उसकी। तो हमने यहाँ पर एज एडजेक्टिव एज का यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस है, दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन। यह शर्ट इतनी अच्छी है जितनी कि मेरी। तो यहाँ पे इस शर्ट की तुलना मेरी शर्ट की तुलना से हो रही। तो यहाँ पे भी हमने जो गुड यूज़ किया वो एज एन एडजेक्टिव किया। तो एज एडजेक्टिव एज, तो यहाँ पर जो डैश डैश है उसके बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव। ठीक है। अब एज एडजेक्टिव एज हम लोग सिमिलर और एक जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, अच्छा बताने की कोशिश करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब नेगेटिव बात करेंगे कोई भी, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज ए सिस्टर, तो देखिए यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ और हम लोग यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सो के बाद एडजेक्टिव और फिर एज का यूज़ किया। ऐसे ही नेक्स्ट, दिस शर्ट इज़ नॉट सो गुड एज माइन। यहाँ पर नॉट टर्म आ गया तो हमने सो और उसके बाद फिर एज यूज़ किया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात अच्छी कर रहे होते तो एज के बाद एज का प्रयोग होता। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है एनदर, अदर और एनी अदर। ठीक है, तो आखिर इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। एनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ तथा अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। एनी अदर का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ हो सकता है। इसको अगर आपको नोट बनाना है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए आप एनदर, इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए अदर, उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर प्लूरल। उसके बाद आप लिखिए एनी अदर, और उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव प्लस
सिंगुलर और प्लूरल दोनों, यानी सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो आप शॉर्ट नोट्स इस तरीके से सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही हैज़ परचेस्ड एनदर बुक। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इसके साथ एनदर। ठीक है, नेक्स्ट, सी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर जो प्लेसेस है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, अदर यूज़ किया। आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एनी अदर। तो चाहे इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नेगेटिव के साथ एनी अदर यूज़ आएगा, एनी अदर का ही यूज़ होगा। दूसरा सेंटेंस देखो, दे हैवंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस। तो ये भी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और आपका नाउन क्या है, इसमें प्लूरल है। इसमें सिंगुलर था, प्लूरल था, लेकिन डजेंट मैटर। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें किसका यूज़ होगा, इस वाले टर्म का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसमें डिफरेंसेस समझ लेते हैं। फर्स्ट का प्रयोग क्रम में प्रथम के लिए होता है, जब लास्ट का होता है ऐसे ही फर्स्ट का होता है। जबकि फॉरमोस्ट का अर्थ महत्वपूर्ण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो ऐसे टर्म के लिए हम लोग फॉरमोस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर। राम पहला व्यक्ति था जो यहाँ पर अराइव किया, जो आया है ना। राम पहला व्यक्ति था जो यहाँ पर आया। तो फर्स्ट किसके लिए यूज़ हो रहे हैं हम लोग, प्रथम के लिए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। तो इंदिरा गांधी अपने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थी, बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता थी। तो इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म समझते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है वर्बल एंड ओरल। डिफरेंस समझ लेते हैं। वर्बल एवं ओरल को समान अर्थ में आजकल प्रयोग किया जाने लगा है। ओरल का अर्थ होता है जवानी, जबकि वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक। अब वर्बल पिक्चर एंड ओरल मैसेज, सिंपल। तो ओरल का अर्थ होता है जवानी और वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक। तो एक वर्बल जो है वो एक पिक्चर होती और ओरल एक मैसेज होता। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देयर इज़ अ वर्बल सिमिलरिटी इन दीज टू ऐसे। तो हम लोग इस जो ऐसे हैं, जो दो ऐसे हैं, उनमें शाब्दिक सिमिलरिटीज मिलती हैं, शब्द में एक जैसे दिखते हैं। जो दो ऐसे हैं वो शब्दों में एक जैसे दिखते हैं। ही इन्फॉर्म मी ओरली अबाउट हिज एब्सेंस। तो उसने मुझे रिटन में नहीं बोला, बल्कि उसने मेरे को मुँह जबानी बोल दिया कि मैं अनुपस्थित रहूँगा। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया ओरली कि मैं अनुपस्थित हूँ आज के लिए या कभी के लिए भी। तो इस तरीके से हम लोग वर्बल और ओरल में डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, ड्यू टू, ओनिंग टू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं स्लाइड में अपडेट कर देता हूँ। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे पुट नहीं होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देख लीजिए, फिर भी एक नज़र डाल दीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और भी एडजेक्टिव का ही थ्योरी लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हो और उसके बाद एक्सरसाइज करते हो तो आपको ईजी होता है चीज़ों को समझ पाना, चीज़ों को जज करना। क्योंकि थ्योरी पार्ट ऑलरेडी आप लोग देख चुके होते हो, कॉपी या नोटबुक में नोट कर चुके होते हो, तो उस समय आपको बहुत आसान होता है उन चीज़ों को ग्रैब कर पाना और इजीली आंसर को ढूंढ निकालना, या उसमें से जो भी एरर स्पॉट होता है वो आप लोग आराम से पिक कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा।
और इसी की सीरीज़ का, अगली सीरीज़ का। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।